अ, हाँ, अब एक बार फिर से ध्यान से देख, चीजें समझ में आ जाएगी। पहले इसको बिना देखे कोशिश करना और देखेंगे बाद में। अब इस पूरे एक्ट में एक ही अनुसूची है, ठीक है। उस अनुसूची में वो मान और मानक लिखे गए हैं जिसका उल्लेख बीच बीच में कई आर्टिकल में किया गया था कि मान के अनुसार, मानक के अनुसार, मानक के अनुसार। वो मान और मानक कौन कौन से, उस पर इसमें पूरी बात की गई है। देख देख क्या रहे हो, ये देख। अब मान और मानक की बात करेंगे ना, तो सबसे पहला, अगर कहीं पहली से पांचवी विद्यालय है, अब इस पे मत देखना, अब मेरे को देख लो। अगर पहली से पांचवी विद्यालय है तो उसमें 60 बच्चों पे कितने टीचर चाहिए? 2 चाहिए। और उसके बाद में 3 शिक्षक होने के लिए कितने बच्चे चाहिए? 90। और 4 शिक्षक होने के लिए चाहिए? हेडमास्टर कितने पे चाहिए? 150 पे एक हेडमास्टर चाहिए। और अगर 200 बच्चे हो जाते हैं तो फिर शिक्षक कितने हो गए? और एक हो गया हेडमास्टर। तो कुल मिला के 200 बालकों का जहां भी विद्यालय होगा वहां पे कुल स्टाफ कितना होगा? शैक्षणिक 6 होगा। एक हेडमास्टर होगा, हेड टीचर कह सकते हैं उसको, हेडमास्टर नहीं कहते जनरली, एक ही है, शब्दों का ही खेल है, बाकी कुछ भी नहीं है। एक हेडमास्टर होगा और 4 आपके होंगे, सॉरी, ये 5 होंगे आपके टीचर। कुल मिला के कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। अब आपके मन में एक प्रश्न ये आ सकता है कि अगर 200 के बाद भी अगर बच्चे और होते हैं तो क्या स्थिति होगी? तब हम ये कहेंगे कि प्रत्येक 40 बच्चों पे एक एक टीचर की संख्या लगातार बढ़ती जाएगी। तो पहली से पांचवी में आपको कोई दिक्कत है नहीं। अब हम आते हैं छठी से आठवीं तक। छठी से आठवीं तक कुछ यूं है कि एक शिक्षक होगा हर एक सब्जेक्ट का, कम से कम। इसकी संख्या परीक्षा में कभी नहीं पूछते, इसका सीधा यही सवाल पूछते हैं कि कौन सा कथन 6 से 8 के संबंध में ठीक नहीं है। फिर ये एज इट इज रहेंगे कि एक शिक्षक चाहिए। देखो, कभी भी एक्ट की भाषा के साथ छेड़छाड़ ना परीक्षक करता है ना हम करेंगे। एक्ट की भाषा बदलते पूरी भावना बदल जाती है और वो हमें करना नहीं है। तो इन्होंने ये लिखा है कि छठी से आठवीं तक विज्ञान गणित का शिक्षक होगा, सामाजिक अध्ययन का शिक्षक होगा और भाषा का होगा। भाषा में आज मैंने थोड़ा और स्पष्ट किया इसको। भाषा में 3 भाषाओं के 3 शिक्षक होंगे। कल मैंने एक बोला था, आपको एक बोला था ना, आज मैंने उसको और क्लियर किया है। तो इसमें ये मिला मुझे कि एक हिंदी का, एक विज्ञान, उसका इंग्लिश का, और एक आपके संस्कृत का। हर भाषा का एक शिक्षक होगा कि तीनों भाषाओं के 3 शिक्षक होंगे, ठीक है ना। और तीनों शिक्षक तीनों कक्षाओं में पढ़ाएंगे। तो कुल मिला के 3, 4 और 5 मिनिमम शिक्षक होंगे यहाँ पे, ठीक है। ये अगर आपने लिखा है तो उसको थोड़ा सा संशोधित कर देना, ठीक है। आगे देखिए, फिर इन्होंने कहा कि अब इतने शिक्षक तो चाहिए, भले बच्चे कितने ही हों। उसके बाद में इन्होंने कहा कि प्रत्येक 35 बालकों पे फिर एक एक बच्चा शिक्षक है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये अनुपात पहली से पांचवी तक 40 का था, पहले 30-30 का था, फिर 40 का किया। हाँ, साइंस मैथ्स का एक ही होगा। जो साइंस पढ़ाता उसको मैथ भी पढ़ानी, क्योंकि L2 में आपने देखा हो तो साइंस का पेपर और मैथ्स का पेपर दोनों अटेंड करने पड़ते हैं L2 वाले को, ठीक है। लेकिन भाषा में फिर अलग चला जाता है। छठी से आठवीं के लिए भाषा में देखो, हिंदी वाले को हिंदी का पेपर देना पड़ता है, इंग्लिश वाले को इंग्लिश का, सामाजिक को सामाजिक का, और संस्कृत को संस्कृत का। इसलिए भाषा के 3 अलग होंगे। मैंने बहुत स्पष्ट कर लिया इसको आज पूछ के, क्योंकि है ना, एक्ट में कहीं पर भी ऐसा स्पष्ट लिखा हुआ नहीं है। जब सैद्धांतिक बात स्पष्ट नहीं हो ना, तो फिर व्यवहारिक पता करना चाहिए। व्यवहारिक ही हमें प्रिंसिपल बता सकता है ढंग से, क्योंकि उनको ये रात दिन का काम होता है उनका ये। फिर 35 बच्चों पे एक बालक, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए आगे कि अगर 100 से अधिक बालक है, हाँ, 100 से अगर अधिक बच्चे आ गए तो फिर आपके एक हेडमास्टर होगा, ठीक है। अब इस शब्द को आप टेंशन मत लेना, पूर्णकालिक।
पूर्णकालिक और अंशकालिक में एक अंतर होता है। पूर्णकालिक का मतलब होता है कि एक ऐसा शिक्षक जिसकी परमानेंट पोस्टिंग हो वहां पे। अंशकालिक का मतलब ये होता है कि परमानेंट पोस्टिंग नहीं होती। जैसे कला का शिक्षक परमानेंट रूप से नहीं लिया जाता, ये इसमें से किसी को चार्ज दिया जाएगा। जैसे मान लो विज्ञान वाले को कह दिया कि आप स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा का काम आप देखोगे, भाषा वाले को कह दिया कि आप कार्य अनुभव की शिक्षा का काम देखोगे, विज्ञान गणित और ये सामाजिक का कह दिया कि आप कला शिक्षा को देखोगे। ऐसे शिक्षकों को हम कहते हैं अंशकालिक शिक्षक। क्या कहते हैं? अंशकालिक, जिसके लिए परमानेंट कैडर नहीं होता, बस एक दूसरे को चार्ज दिया जाता है, बस काम होता रहे। तो आप इस पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक जो है, इसका मतलब ये होता है कि एक परमानेंट पोस्टिंग होगी। अच्छा, अब एक बात और है, अगर पहली से 8वीं तक का विद्यालय है मान लेते हैं, तो फिर उस स्थिति में हेड टीचर और हेड मास्टर दो नहीं होंगे, फिर 8वीं वाला कैडर लागू हो जाएगा। अगर विद्यालय 5वीं तक गए तो ये नियम लागू होंगे। अगर विद्यालय 8वीं तक गए फिर पूरा नियम यही लागू होगा। विद्यालय 10वीं तक आएगा तब आपके 10वीं वाले नियम लागू होंगे। ऐसे इसमें तो 10वीं के नियम है नहीं, लेकिन लागू फिर वो होते हैं। ठीक है, आपको इतना ज्यादा नहीं। अब 100 बच्चों पर एक हेडमास्टर दे दिया जाएगा, और ये जो है ये इनके पास में एक्स्ट्रा चार्ज होंगे। तो अगर किसी 6ठी से 8वीं की विद्यालय में 100 स्टूडेंट है तो 5 टीचर प्लस 1 हो जाएगा आपके हेड टीचर, कुल मिला के कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। ये आंकड़ा कभी परीक्षा में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये फिक्स नहीं है। फिक्स इसलिए नहीं है कि इसमें भी कई सारी चीजें ऐसी, जैसे विज्ञान और गणित का एक ही होगा, ऐसा कोई स्पष्ट रूल्स नहीं है। कोर्ट में बच्चा जाके चैलेंज कर सकता है, आपने कहां लिखा कि एक ही टीचर लाना है? तो इसकी क्या पूर्ण रूप से व्याख्या नहीं है, इसलिए ऐसे संख्या नहीं पूछते, बट ऐसा जरूर पूछते हैं कि एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में निम्नलिखित में से कौन कौन सी फैकल्टी या शिक्षक होने अनिवार्य है। तब आपको लिखना है भाषा का शिक्षक अनिवार्य है, सामाजिक का शिक्षक अनिवार्य है, और विज्ञान और गणित का शिक्षक अनिवार्य है। 100 बच्चों पे एक हेडमास्टर अनिवार्य है। बस इतना ध्यान रखना है आपको। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला भवन क्या है। तो भवन तो आपको समझ में आ गया। एक जितने भी टीचर है उनका अपना अपना एक क्लासरूम होना चाहिए, बाकी एक कमरा और होना चाहिए क्लासरूम के अलावा, जिसमें ऑफिस भी होगी, जिसमें आपके भंडार स्टोर जितने भी नाम आते हैं ये सारी की सारी चीजें उसमें हो जाएगी आपकी। ठीक है, और फिर बाधा मुक्त पहुंच, शौचालय वगैरह वगैरह, खेल का मैदान, दीवार, ये तो ठीक है, नॉर्मल है। हाँ, टीचर एक ही रहेगा, हेड टीचर एक ही रहेगा, भले फिर 1000 बच्चे हो। बच्चे कम से कम पे आ जाएगा, फिर अधिकतम तो फिर यूं है कि हेड मास्टर तो हेड तो एक ही रहेगा, सेनापति एक ही रहेगा। कक्षा 1 से 5 तक यदि शुरुआती छात्र संख्या 30 से अंदर हो तो क्या बच्चे शिक्षक एक होगा या 2 होंगे? 30 है तो एक ही होगा, 60 तक जाते जाते 2 होंगे। ठीक है, तो ऐसा स्पष्ट रूप से लिखा हुआ नहीं है कहीं पर भी, लेकिन हम एक व्यवहारिक ज्ञान के आधार पे कहते हैं कि 30 बच्चों पर एक टीचर लिया जाएगा। वैसे एक चीज और भी है, 30 बच्चों पे स्कूल भी नहीं खुलता, मर्ज कर दिया जाता है। ठीक है ना, लेकिन यह है कि 60 बच्चों पर 2 शिक्षक का प्रावधान किया हुआ है। हाँ, ज्यादा शिक्षा मंत्री बनने की जरूरत नहीं है। हो गया ये भवन। अब है दिवस की संख्या, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहली से 5वीं तक कितने दिवस? घंटे कितने? 6ठी से 8वीं कितने दिवस? घंटे कितने? सप्ताह में कितने घंटे? विद प्रिपरेशन और विदाउट प्रिपरेशन? ओ जगह ही बोले हमारे साथ अंग्रेजी विद प्रिपरेशन कहीं ढाई हो, तो 45 घंटे चाहिए, तैयारी के साथ होने चाहिए उसमें, है ना। हाँ, तो अब देखते हैं आगे। हाँ, बाकी अध्यापन शिक्षण के उपकरण होने चाहिए, सहायक सामग्री जैसे हम कहते हैं, और पुस्तकालय भी होना चाहिए छोटा मोटा, जिसमें आपके पत्र पत्रिकाएं अखबार वगैरह आता रहे, और खेल सामग्री वगैरह, खेल का स्टोर रूम होता है ना अपना, खेल, एक बैट, एक बॉल, 2-3 राखड़ा, एक नेट बॉल, एक फाटोड़ी पुरानी बॉली बॉल, उस टाइप से ये होना चाहिए। ये इस पे आप कंफ्यूज है, ये हमारा राजस्थान के लिए नहीं है, ये तो यही नोट करके डाल दिया। ये शिक्षा मंत्रालय ने जारी किया था कि पहले 30 बच्चों पर एक शिक्षक लो आप, उत्तर आ गया। हाँ, 35 बच्चों पे एक शिक्षक उच्च प्राथमिक में लो,
और 10th के बाद 9th के बाद 30 बच्चों पे एक शिक्षक लेना जरूरी है। ये केंद्रीय विद्यालयों में, राजस्थान के विद्यालयों में ये नियम लागू नहीं, इसलिए आपको इसको याद नहीं करना है। ठीक है, अब है हमारा राजस्थान का एक्ट। एक्ट या रूल्स? रूल्स। एक्ट कौन बनाता है? पार्लियामेंट। और रूल्स किसके होते हैं? स्टेट के रूल्स होते हैं। तो इसने क्या लिखा देखो, नियमावली। ये अधिनियम नहीं लिख पाएगा, अधिनियम शब्द ही गलत है। राज्य के संबंध में, राज्य के संबंध में नियम शब्द का ध्यान रखना। अगर 2011 लिखा है तो पीछे अधिनियम मत चेप देना कि अधिनियम 2011 है, तो फिर वो क्या है? नियम है। आरटी एक्ट 2009 की धारा 38 का उपयोग करते हुए, मैं कई बार बोल चुका हूं इस बात को, उपयोग करते हुए राज्य सरकार ने सबसे पहले क्या किया? इन्होंने राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 बनाया। सबसे पहले 2010 बनाए थे, लेकिन वह पारित नहीं हुए। कुछ खामियां थी, कहीं न कहीं मूल भावना के साथ छेड़छाड़ हो रही थी। तब इन्होंने इसको वापस चेंज करके क्या बनाया? राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2000। अभी कौन सी चल रही है? नियमावली 2000। अब आपसे अगर ये प्रश्न करें कि राजस्थान के संबंध में आरटीई एक्ट 2009 की अनुपालना में सर्वप्रथम कौन से नियम बनाए गए? 2010 के नियम। अच्छा, ऑप्शन में 2010 के नियम, 2010 के अधिनियम, 2011 के नियम, 2011 के अधिनियम, चारों ऑप्शन होंगे। तो अधिनियम वाले पहले काट दो, फिर 2011 वाला काट दो, फिर ऑप्शन एक ही बचेगा बीच। 2010 के नियम निर्मित कर किस तारीख को पारित किए हैं इन्होंने? 29 मार्च 2011। तो राजस्थान सरकार ने नियम कब बनाए हैं? 29 मार्च 2011 को नियम बनाए हैं। और ये आपके पहली बार कब बनाए थे? 2010 में। अभी जो चल रही है नियमावली वो कौन सी है? 2011 की नियमावली। ठीक है, ये तीन चीजें याद रखनी, तीन डेट। और ये नियमावली कौन सी धारा का प्रयोग किया है? देखो यहां पे धारा आएगी, और जब अपन राजस्थान के नियम पढ़ेंगे तब धारा शब्द नहीं आएगा। नियम 1, नियम 2, ऐसे करते करते कुल कितने नियम है? बिश्नोई। कितने हैं? बिश्नोई नहीं, 29। ठीक है, ऐसे मेरे याद किया वाला जरूर थोड़ी आप सभी ऐसे याद करो। भाग कितने हैं? 10 भाग और 29 नियम। और आरटी एक्ट में कितने भाग है? 7। और नियम कितने हैं? नियम है, धाराएं हैं। क्या लिखा है? वहां धारा है। अधिनियम में धाराएं होती है, क्लोज होते हैं सेक्शन, यहां रूल्स होते हैं। अब इसमें से कौन कौन से नियम है, ये तारीख है याद रखना। ये 1 तारीख, ये तीनों जो मैंने ब्लॉक किए है ना, ये सारे अंडरलाइन करते चलना आप। अब देखिए आप, अब सबसे पहले प्रारंभिक आएगा, इसका भी प्रारंभिक है और उसका भी प्रारंभिक है। क्या लिखा है कि ये 29 मार्च 2011 को राजपत्र में इसका पब्लिकेशन किया। 29 तारीख को तो ये पारित हो गया। राजपत्र में कब प्रकाशित होता है? 30 तारीख को। और राज्य भर में लागू कब होगा? 1 अप्रैल 2000। ठीक 1 साल बाद। ठीक 1 साल बाद। अधिनियम कब लागू हुआ? 1010। अधिनियम कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010। नियम कब लागू हुआ? ठीक 1 साल बाद नहीं हुआ ना? हमारे साहब 1 घंटा और फर्क आए हो गए। यही है, नियम 1 साल बाद लागू होते हैं और अधिनियम 1 साल पहले लागू हो गया। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। शब्दों का फेर है सारा का सारा। अब इसका नाम क्या होगा ये भी इन्होंने तय कर रखा है कि राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 इसके नियम होंगे। और अब देखिए, नियम पहले में तो यही था। अब नियम 2 क्या कहता है? नियम 2 में सारों की परिभाषाएं दी गई है और एक भी परिभाषा कठिनता वाली नहीं है। निदेशक का मतलब प्रारंभिक निदेशक होगा, माध्यमिक निदेशक हो सकता है क्या?
नहीं होगा, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा का मैटर ही नहीं है ये। जिला प्रारंभिक शिक्षा का मतलब जिला प्रारंभिक शिक्षा ही है। कार्यकारी समिति का मतलब एसएमसी की कार्यकारी समिति से है। विद्यालय प्रबंधन समिति मतलब एसएमसी से है। विद्यालय मानचित्रण, इसका थोड़ा ठीक देखना। विद्यालय मानचित्रण का मतलब होता है कि विद्यालय कहाँ अवस्थित है, वहां पे कितने एडमिशन है, कितने और बच्चे हैं, पूरी विद्यालय की मैपिंग करना, ठीक है। मानचित्रण का मतलब ये नहीं है कि विद्यालय को मैप पे दिखाना। मानचित्रण का मतलब है, जैसे मान लो मेरी ढाणी में स्कूल है, अब उस स्कूल की मैपिंग में मुझे क्या क्या चीजें देखनी, मैं बताता हूं आपको। उस ढाणी में कुल 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे कितने हैं, स्कूल कितने जा रहे हैं, नहीं कितने जा रहे हैं, बालिकाएं कितनी हैं, बालक कितने हैं, वहां पे हॉस्पिटल है कि नहीं है, सड़क कितनी दूर है, कच्ची है कि पक्की सड़क है, शौचालय की क्या स्थिति है, बिल्डिंग खुद की क्या स्थिति है, मतलब पूरी कुंडली बनाई जाती है। इसमें मानचित्रण में सब कुछ शामिल किया जाता है। उस क्षेत्र में बस स्टैंड है कि नहीं है ये भी दिखाया जाता है। उसकी आसपास कितनी दूरी में और स्कूल है, 12वीं का स्कूल कितना दूर है, तो हर एक छोटी मोटी जानकारी किसमें दर्शाई जाती है, विद्यालय मानचित्रण में, ठीक है। आगे आएगा ये। प्राथमिक विद्यालय का मतलब 1 से 5 और उच्च प्राथमिक का मतलब हो गया 1 से 8। इसमें एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो आपके ज्यादा गौर करने लायक है, क्योंकि सारे शब्द एक दूसरे से जुड़े हुए आए हैं। अब आइए आप आगे नियम 3 पे। हाँ, नियम 3 के अंदर सब कुछ क्या हुआ है, एसएमसी का गठन है पूरा। हमने जो एसएमसी पढ़ी थी ना 3-4 दिन क्लास है लेके, वो नियम 3 पढ़ा था पूरा, धारा 21 और नियम 3। अब इसका कैसे प्रश्न आता है कि एसएमसी का प्रावधान है, फिर उल्टा कर देते हैं, वो नियम 21 धारा 3, धारा 21 और नियम 3। तो धारा 21 के अंदर लिखा है कि एसएमसी होनी चाहिए। कैसी होगी ये सरकार, स्टेट गवर्नमेंट तय करे 38वें अनुच्छेद में, और स्टेट गवर्नमेंट ने ये तय कर रखा है जो हमने पढ़ा था। बात समझ में आ रही है आपको? हाँ, तो इस तरह से ये पूरी एसएमसी है, इसमें कुछ भी लिखने वाला बिंदु नहीं है। नियम 4 क्या लिखेगा, एसएमसी की कार्यकारी समिति जो हमने पढ़ी थी वो पूरी की पूरी किसमें लिखी हुई है, नियम 4 में। याद है, 11 सदस्य वहां से आएंगे, 1 सदस्य वहां से आएगा, 50% महिलाएं होगी, ये सारा का सारा नियम 4 में लिखा हुआ है। आप अपने घर जाके एसएमसी में जो हमने लिखे हैं ना, लिख लेना कार्यकारी समिति का गठन नियम 4, ताकि वहां पढ़ते पढ़ते साथ में रिवीजन होता जाएगा। तो 3 नंबर में एसएमसी है और 4 नंबर नियम में एसएमसी का पूरा गठन किया गया है कि कौन सा सदस्य किस जगह पे जाएगा या आएगा। सारी बातें जितनी भी हमने एसएमसी में पढ़ी थी, एसडीएमसी में नहीं, एसडीएमसी का उल्लेख इन नियमों में, अधिनियमों में नहीं है। एसएमसी कंप्लीटली यहां पे लिखी गई है नियम 3 और 4 दोनों में। तो नियम 3 और 4 आपने ऑलरेडी याद करना ही है, क्योंकि वो अलग से पाठ और दिया हुआ है, विद्यालय प्रबंधन की समितियां। तो उसको आप डिनाई नहीं कर सकते कि नहीं मैं 3 नंबर और आर्टिकल 4 नंबर छोड़ दूंगा। बस ये है कि आपके दोहरा सिलेबस में इसमें भी है और अलग से भी दिया हुआ है, ठीक है। अब ये पूरी की पूरी साधारण इसकी समिति का गठन किया हुआ है। नियम 5 बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में हम पहले से कहते आ रहे थे, विद्यालय विकास योजना बनाई जाएगी, कहा था ना। अब आएगी आपकी विद्यालय विकास योजना, और इसको आपको बढ़िया तरीके से लिख लेना कॉपी में जाके घर पे आज ही, ठीक है। अब विद्यालय विकास योजना, अब पहला ऐसा आर्टिकल आया जो आपको पूरा याद रखना है। बाकी के तो ठीक है भाई, पहले नंबर 2 नंबर नियम में तो कुछ है नहीं, 3 और 4 में एसएमसी और एसएमसी का गठन है। 5 नंबर का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस इंपॉर्टेंट कैसे है वो समझिए आप। अब इसमें पहली बात आपको ध्यान में रखनी है कि विद्यालय विकास योजना कितने साल की होगी, कितने साल की होगी, 3 साल की होगी, ठीक है। विद्यालय विकास योजना 3 वर्षों की होगी। याद, ये पॉइंट नोट करते जाना सारे, अभी मत करना, घर जाके लिखना, अभी तो अंडरलाइन कर दो आप। अब 3 साल की योजना बनेगी। जैसे मानो अभी 22 चल रहा है, 23, 24 और 22 खुद को शामिल कर लो। अब इन्होंने कहा कि 3 साल की योजना बना के फिर इसके अंदर 1-1 साल की और बनाओ, उप प्रति वर्ष की।
तो एक योजना बनेगी जिसमें 3 वार्षिक उप योजनाएं होगी। ठीक है, बात समझ में गई कि नहीं समझ में आई अभी तक? भाई इसमें यूं है, जैसे मैं ये बताऊं आपको, जैसे 2022 से 24 तक एक योजना बन गई 3 वर्ष की, फिर 22-23 की अलग, 23-24 की अलग, 24-25 की अलग, मतलब 22 से 25 कर लो, 25 की अलग। तो विद्यालय विकास योजना की अवधि कितने वर्ष की होगी? 3 वर्ष की होगी। फिर इसके अंदर उप योजनाएं कितनी और होगी? वार्षिक योजनाएं। ठीक है, एक त्रिवर्षीय और उसमें फिर 1 वर्षीय, 1 वर्षीय, 1 वर्षीय और होगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अभी ध्यान रखने योग्य, जो सीधा परीक्षा में पूछा जाता, निम्नलिखित में से कौन सा विकास योजना के ब्यौरे में शामिल नहीं है? सीधा प्रश्न आता है कि कौन सा विद्यालय विकास योजना के ब्यौरे में शामिल नहीं है, मतलब उस योजना को बनाते हैं तो कौन कौन सी चीजें उसमें शामिल की जाती हैं, कौन सी नहीं की जाती। मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं। पहला, प्रत्येक वर्ष का कक्षावार नामांकन, मतलब किस कक्षा में किस वर्ष में कितने बच्चों का नया एडमिशन हुआ है और पुराने कितने हैं, एनरोलमेंट कितना है। ठीक है, कक्षावार नामांकन का मतलब समझ गया? हर कक्षा में कितने स्टूडेंट हैं, और ये प्रति वर्ष का ब्यौरा इनको चाहिए होता है। जब भी विद्यालय विकास योजना बनती है ना, तो भाई वो तो बताना पड़ेगा ना कि विद्यालय कितना विकास कर रहा है। बच्चों के एडमिशन नहीं दिखाओगे तो ग्रामीणों को कैसे पता चलेगा कि आपका विद्यालय विकास कर रहा है कि पीछे जा रहा है। एक ये ब्यौरा होना जरूरी है। दूसरा क्या ब्यौरा करना है कि 1 से 5 और 6 से 8 के लिए अलग अलग अतिरिक्त अध्यापकों, जिसके अंतर्गत प्रधानाध्यापक, विषय अध्यापक, अंशकालिक अध्यापक, अनुदेशक भी है, की संख्या की आवश्यकता है। मतलब कितने टीचर्स की आवश्यकता है किसी भी विद्यालय में। पहली से 5वीं और 6 से 8वीं के लिए अलग अलग संख्या बतानी है कि आवश्यकता कितने शिक्षकों की है। ठीक है, ये दूसरा ब्यौरा। टीचर, स्टूडेंट कितने हैं और टीचर की कितनी रिक्वायरमेंट है। तीसरा ब्यौरा क्या बताना है? अवसंरचना, मतलब शौचालय है कि नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं। बिल्डिंग्स बनी हुई है तो कमरे कितने बने हुए हैं, टांका बना हुआ नहीं है कि नहीं है, प्याऊ बनी हुई है कि नहीं है। ये सारी की सारी अवसंरचना और भौतिक आवश्यकताएं क्या क्या है, ये सारी बतानी पड़ती है कि एक विद्यालय को क्या जरूरत है और क्या पहले से विद्यालय में मौजूद है। ये सारी की सारी विकास योजना के ब्यौरे में शामिल होगा। तो 3 बातें होगी। देखो, स्टूडेंट आ गया, टीचर आ गया और इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया। भाई मास्टर आ गया, बच्चा आ गया और बोर्ड आ गया। 3 चीजें आ गई। अब चौथी चीज क्या देखिए, बस 3 बातें ही हैं। अब चौथी बात तीनों से संबंधित है। क्या है कि दूसरे और तीसरे के संबंध में वर्षवार अतिरिक्त वित्तीय आवश्यकता, मतलब पैसे तो चाहिए ना तीसरे और चौथे के लिए। भाई आपको एक्स्ट्रा टीचर चाहिए, आपको बिल्डिंग चाहिए, खेल का मैदान चाहिए, या आपको लाइब्रेरी चाहिए, या प्याऊ बनानी है, तो वित्तीय आवश्यकता कितनी है वो भी इसमें लिखनी पड़ेगी। क्या लिखा है कि वर्षवार अतिरिक्त वित्तीय आवश्यकता, जिसके अंतर्गत धारा 4 में, धारा 4 ये कहां जाएगी, ये एक्ट में जाएगी। धारा 4 में विशेष प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराने के अतिरिक्त, ये तो कुछ भी नहीं है इसमें ऐसा, ये चीज ध्यान रखनी है। तो देखो क्या क्या हो गया, स्टूडेंट आ गया, टीचर आ गया, कमरा आ गया, और किसकी जरूरत बची लास्ट में, ये 4 चीजें इसमें आती हैं। बस विद्यालय विकास योजना के ब्यौरे में ये 4 बिंदु आते हैं। हेडमास्टर में प्रश्न आया था ये 2011 के अंदर कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय विकास ब्यौरे में शामिल नहीं है। अब ऑप्शन मुझे याद नहीं है, वो प्रश्न पूछेंगे तब आप देखना उसको। विद्यालय विकास योजना पर एसएमसी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य सचिव के हस्ताक्षर भी होंगे। ठीक है, ध्यान रखना किसके हस्ताक्षर किए जाएंगे। हाँ, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और आपके एसएमसी का सेक्रेटरी कौन होगा, सदस्य सचिव कौन होगा, प्रधानाध्यापक, उसके हस्ताक्षर होंगे, और एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के हस्ताक्षर होंगे। 4 बातें होगी इसमें। अब आप घर जाके क्या करना, लिख लेना कि धारा 5 में विद्यालय विकास योजना है। ठीक है, और धारा 5 के अंदर, 5 ही है ना, सॉरी धारा क्या, नियम, सॉरी अर्थ आप गलती कर रहे हो, धारा नहीं, नियम 5, नियम 5 में है, ये नियम याद रखना पड़ेगा। नियम आपको सिर्फ 4 याद रखने हैं। एसएमसी और एसएमसी की कार्यकारिणी 3, 4, 5,
और एक आगे मैं और बताऊंगा राज्य सलाहकार परिषद के गठन के बारे में बस। फिर आप क्या लिखोगे कि नियम 5 में इसका उल्लेख है, 3 वर्ष की बनेगी, फिर वार्षिक उप और बनेगी, और इसमें 4 चीजों का ब्यौरा होगा, लास्ट में इसके हस्ताक्षर होंगे। 4 लाइनों में बात खत्म करनी है। क्लियर? इससे ज्यादा इस पे आपको कोई पीएचडी ज्यादा नहीं करनी। फिर है भाग 3, पूरा पढ़ा हुआ आपके, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, वापस वही बात है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। लेकिन इसमें ये बिंदु याद रख लेना, बाकी कुछ भी नहीं है। इसमें यही है कि अगर किसी बालक को सीधा उम्र के आधार पर प्रवेश देते हैं तो उसका लेवल ठीक करना जरूरी है, और लेवल कितने महीने में ठीक करना है? 3 महीने में ठीक करना है। बस ये 3 महीने की अवधि थोड़ी देख लेना, बाकी कुछ नहीं है। यही लिखा है, विशेष प्रशिक्षण की उपेक्षा करने वाले बालकों की पहचान करके और फिर उनकी 3 महीने के अंदर उनकी है वो आपके उनके लेवल को ठीक करना है। हा? 3 वर्ष की न्यूनतम अवधि, सॉरी, और अधिकतम है 2 वर्ष की अवधि। हाँ, मैंने कहा 3 महीने में कैसे ठीक होगा वो? 3 महीने में मार्स आप ही ठीक हो पर मैंने वो पीछे देखा ही नहीं, मैंने सोचा यही एक ही है। तो 3 वर्ष न्यूनतम और 2 वर्ष अधिकतम। न्यूनतम 3 माह और अधिकतम हो गया आपके 2 वर्ष। बस इस अवधि में बच्चे का लेवल आपके ठीक करना जरूरी है। नहीं ठीक हुए तो वो ठीक करना बहुत जरूरी है, बड़ो प्यार में ठीक करना है। या नहीं है कि और दिमाग खराब हो जाएगा तो समझ में कहीं को समझ में 6ठी क्लास में ही तो लियो, क्या तो समझ में है ना, इतना आसानी से समझ में नहीं आएगा उसके। तो इसमें कुछ भी याद नहीं रखना, खाली 3 महीने और 2 साल वाला मैटर देख लेना एक बार। राज्य सरकार और इनके कर्तव्य है, ये सारे सारे हमने पढ़े हुए हैं, कुछ भी इसमें याद नहीं रखना है। बस एक बार मैं बोल देता हूं एक बार। पहली बात यही है कि स्कूल 1 किलोमीटर आसपास होनी चाहिए, ये बात पहले पढ़ ली है। बाकी सरकार का दायित्व ये बनता है कि अगर 6ठी से 8वीं स्कूल है तो वो आपके कितने किलोमीटर के भीतर होनी चाहिए, ये बात भी हमने पहले से पढ़ी हुई। लेकिन एक इसमें नया प्रावधान और डाल दिया इन्होंने, वो ये डाला है, ये बिंदु, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये खाली आप धारा नहीं याद रखनी है, खाली इसका प्रावधान दिमाग में रखना। क्या प्रावधान, मैं आपको समझाता हूं। देखिए इसमें ये लिखा है कि जैसे दूर दराज क्षेत्र है कोई, जैसे राजस्थान का रेगिस्तानी एरिया है या फिर कोई पहाड़ी क्षेत्र है, कठिन और दूर क्षेत्र जितने भी हैं, ऐसे क्षेत्रों के अंदर क्या कहा है इसने कि सरकार की एक जिम्मेदारी बनती है कि अगर ऐसे क्षेत्रों में ऐसा कोई छोटा मोटा गांव हो जहां पर 150 बालक हो, सॉरी जनसंख्या हो, कुल जनसंख्या कितनी हो, 150 हो, ज्यादा नहीं, बल्कि 150 गांव हो, बट होना चाहिए दूर दराज एरिया। भाई दूर दराज होगा तभी 150 की पॉपुलेशन होगी, बाकी मेन एरिया पे तो गांव होते 5-5 हजार की जनसंख्या की। ऐसे गांव के अंदर 6 से 11 वर्ष तक की आयु के अगर 20 बच्चे भी हैं, 6 से 11 वर्ष, 14 भी नहीं लिखा है, 11 ही लिखा है, अगर 20 बच्चे हैं तो कक्षा 1 से 5 तक का एक विद्यालय स्थापित किया जाएगा। ठीक है, 20 टावर भी है 6 भर में ऊंचा, तो एक स्कूल खोल दी हुई जगह, भले आबादी 150 किलोमीटर क्यों ना हो। फिर इसने और आगे लिखा है, और किसी ऐसे, और फिर लिखा है कि कक्षा 5 में ऐसी स्कूल खोल दी, कक्षा 5 में अगर 30 बालक है तो फिर 6ठी से 8वीं की स्कूल भी आपको खोलनी पड़ेगी, क्योंकि 5वीं के बाद वो बच्चे 30 है, वो आगे कहां जाएंगे, कि 30 बच्चों पे एक शिक्षक तो चाहिए 6ठी क्लास में आते हैं, 35 पे चाहिए होता है। तो 30 बच्चे अगर 5वीं क्लास में पढ़ रहे हैं तो ऐसे गांव में 8वीं तक का एक स्कूल होना चाहिए। ये तो 2 पोषित लिखा है ना, पोषक, पोषक का मतलब होता है कि आसपास के 2 छोटे मोटे और स्कूल, और सभी में मिला के अगर 5वीं में 30 बच्चे हैं तो उस क्षेत्र में एक 8वीं स्कूल खोल देनी चाहिए। तो अब इसमें एक 3 चीजें देखनी, दिमाग में रखनी, क्या कि जितने भी दूर दराज पहाड़ी या मरुस्थलीय क्षेत्र है, वहां छोटा गांव है कोई 150 की आबादी का, और वहां पे अगर 6 वर्ष से उम्र के या उससे ज्यादा आपके 20 एक टावर है तो एक 5वीं तक रो स्कूल खोल दो, 5वीं तक विद्यालय खोल दो। और अगर 5वीं की विद्यालय में 5वीं के अगर 30 बच्चे हो जाते हैं तो फिर वहां पे आप कौन सा स्कूल खोल दो, ये अपनी भाषा में लिख लेना है। ठीक है, 8वीं तक का एक स्कूल खोलना है। 8वीं का स्कूल तभी खुलेगा जब 5वीं तक की स्कूल में 5वीं में कितने बच्चे हो, 30 बच्चे हो। बस इतनी सी बात याद रखनी, ज्यादा जटिलता नहीं रखनी हमारे को, सामान्य चीजें दिमाग में रखना। ठीक है, आगे बढ़ो। हाँ,
पोषक विद्यालय का मतलब ये होता है जैसे किसी ढाणी के 5-4 किलोमीटर के दायरे में कोई छोटा और स्कूल है तो वो उसका पोषक विद्यालय माना जाता है, सैटेलाइट स्कूल जिसे हम कह सकते हैं। राज्य सरकार के क्या दायित्व है, बस पहले पढ़ रखे हैं, असुविधाग्रस्त वगैरह कौन शिक्षा देनी, इसमें कुछ याद नहीं रखना। स्थानीय प्राधिकारी के क्या दायित्व है, बस बच्चों का ब्यौरा रखना कि कितने बच्चे हमारे क्षेत्र में हैं, कितने पढ़ रहे हैं, कितने नहीं पढ़ रहे हैं। पांचवा भाग है विद्यालय और अध्यापकों के दायित्व, सेम दायित्व है जो हमने पहले एक्ट में पढ़ रखे हैं। कमजोर वर्ग और अलाभप्रद समूह के बालकों को प्रवेश सुनिश्चित करवाना, राज्य सरकार द्वारा हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने कहा ना कि 25% बच्चे आपके निजी विद्यालय में फ्री पढ़ेंगे, उनकी फीस कौन देगा, मैंने क्या बताया था, सरकार देगी। गवर्नमेंट देगी 2 किस्तों में, गवर्नमेंट कितनी किस्तों में देगी, 2 किस्तों में देगी। और इन्होंने लिखा है कि 1 अक्टूबर नहीं कहा गया, हाँ 2 बार दी जाएगी, 2 बार दी जाएगी। और इसमें से 1 अप्रैल से अगस्त तक की काल अवधि के लिए पहली किस्त कब आएगी, अक्टूबर में, और दूसरी किस्त कब मिलेगी, जून में मिलेगी। बस ये अक्टूबर और जून में प्राइवेट स्कूल को किस्त मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, प्राइवेट स्कूल की किस्त देने से पहले वहां जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको प्रमाणिकता की जाएगी कि वास्तव में उतने एडमिशन है कि नहीं है। अगर नहीं है, कहीं फर्जीवाड़ा तो नहीं हो रहा है, फर्जीवाड़ा भी संभव है। प्राइवेट स्कूल वाला 200 एडमिशन दिखा दे, टोटल है उसके पास में 100 एडमिशन, तो आधे बच्चों की फीस फर्जी खा सकता है। इसलिए इन्होंने क्या लिखा है, इसलिए इन्होंने ये लिखा है कि निजी विद्यालय में प्रवेश किए गए बालकों के संबंध में फीस की प्रतिपूर्ति के लिए समस्त प्रारंभिक अधिकारियों के माध्यम से समिति का गठन किया जाएगा। फिर क्या लिखा है कि ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जो बीयू है, यह आपके बालक का नामांकन सत्यापित करेगा और उसके बाद में प्राइवेट स्कूल को अक्टूबर में और जून में 2 किस्तें भेजकर उसको सरकार पैसे दे देगी, उसको कोई लॉस नहीं है, ठीक है। ये कथन ये इसलिए याद रखना है कि हमारे निजी विद्यालयों में प्रवेश का एक अलग से पाठ भी है, इसलिए ये थोड़ा सा ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। आयु के संबंध में दस्तावेज, तो इन्होंने वैसे ही आपको पता है, हमने पहले ही कह दिया कि दस्तावेज के कारण आप किसी को भी प्रवेश से वंचित नहीं कर सकते। तो अब प्रिंसिपल भी कहेगा कि तो फिर कुछ तो बताओ ना भाई, आखिर लिखे क्या जन्म तिथि इसकी, अगर कुछ बताओ तो के एएनएम ने कुछ लिख के दिया तो वही लाओ। एएनएम अस्पताल में नर्स में दाइयों के लिखी दी हुए तो लाओ रहा, कोई भी लान ले ना थे। दाई मतलब आजकल दाई मतलब एएनएम को बोलते हैं प्रशिक्षित दाई, है ना, ऐसे वो भी लेके आओ, चल जाएगा। वो नहीं है तो आंगनवाड़ी वालों से लिखवा के लेके आज, वो भी नहीं है तो माँ बाप नो कहता हूं लिखे दे रोगे, वही हो जाए। ये सारे आय प्रमाण पत्र मान्य, आप ये मजबूर नहीं कर सकते उसको कि नहीं आपको यही प्रपत्र लाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इन तीनों में से कोई भी वो लाएगा, चल जाएगा। और ये हाथों हाथ लिखवा देते हैं तो समस्या नहीं वैसे, ठीक है। प्रवेश के लिए काल अवधि कितनी, वापस वही कि एडमिशन डेट के 6 महीने तक एडमिशन दिए जाएंगे, ठीक है। और भारत सरकार ने चेंज कर दिया है, 17 परंत कभी भी बच्चा आएगा एडमिशन दिया जाएगा। लेकिन राजस्थान ने अभी तक वो चेंज नहीं किया है, राजस्थान में अभी भी ये नियम अभी तक कितना बना हुआ है, 6 महीने का बना हुआ है, ठीक है। और क्या है, वापस वही बात है कि उसको विशेष प्रशिक्षण वगैरह दिया जाएगा, कुछ भी नया नहीं है इसमें। नियम 14 विद्यालय की मान्यता को लेकर है, इसमें वापस कुछ भी नहीं है, सारी की सारी बातें एक्ट के अनुसार हो रखी है, मान्यता देना हो चाहे मान्यता लेना हो। एक भी एक्ट आपको इसमें याद रखने की जरूरत नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके बिल्कुल नया है, ये एक्ट में था नहीं। इसमें कहा गया है कि एक शिक्षक की न्यूनतम अर्हता क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन। तो इन्होंने कह दिया कि जो धारा 23 में है वही हमारी क्वालिफिकेशन है, हमारी अलग से कुछ भी नहीं है। तो याद रखने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि इन्होंने उनके ऊपर छोड़ दिया और वो आप पहले ही पढ़ रखा है। न्यूनतम अर्हता कोई पार नहीं कर पा रहा है तो शिथिलता दी गई है, कितने समय की, 5 वर्षों की है ना, कहां लिखा 5 वर्ष, ये रहा, हाँ 5 वर्ष की शिथिलता दी गई है कि अगर आपके पास में न्यूनतम अर्हता नहीं है, जैसे वो मैंने आपको कल उदाहरण दिया था राजीव गांधी वाला, राजीव गांधी मास्टर लगा दिए, उस समय आरटी एक्ट था नहीं, 99 में लगाए थे मास्टर। 2009 में आरटी एक्ट आया, तब कहा कि आपके पास में एसटीसी या बीएड होना चाहिए, ये न्यूनतम योग्यता यही है, आर्टिकल इसमें यही है और कुछ नहीं है।
अब उनके पास में 12वीं भी नहीं थी, तब इनको कहा कि आप हमें 5 साल के भीतर, पहले तो 3 साल रखा था, फिर राजस्थान सरकार ने 5 साल किया, कि 5 साल के भीतर हमें न्यूनतम योग्यता ला के दोगे तो हम आपको परमानेंट कर देंगे, नहीं तो 10,000 रुपए में रहोगे। और आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, 12,000 में से 4,000 लोगों में वो न्यूनतम अर्हता हासिल हुई नहीं, वो 12वीं पास नहीं हो सका। अब उनकी सैलरी आज भी वही 10,000 रुपए है। और जिन्होंने बीएड एसटीसी कर ली, कर करा के कौकरी करी रही, उनकी सैलरी 50,000 के आसपास पहुंच गई। ठीक है, तो ये करना जरूरी था। अध्यापक और वेतन वगैरह ये हम याद कहीं करना, और अध्यापकों के कर्तव्य कल हमने पहले पढ़ लिए थे, कोर्स वगैरह टाइम मत पूरा कराना हो। और छात्र अनुपात है वो हमने पीछे अभी तालिका में देख लिया। ठीक है, और ये रिपोर्ट 15 तारीख तक भेज देंगे, इसमें भी कुछ विशेष नहीं है, याद रखने जैसा कुछ नहीं है इसमें, है ना। भाग 7 में भी कुछ नहीं है। 8वां भाग थोड़ा महत्वपूर्ण है, ये कुछ भी नहीं, ये फालतू दे दिया इसमें, वैसे देते नहीं है ये, क्योंकि पूरे एक्ट में एसएमसी की कार्यकारी समिति, विद्यालय विकास योजना और राज्य सलाहकार परिषद, 4 ही महत्वपूर्ण है पूरे एक्ट में। सलाहकार परिषद आगे आने वाली है। शैक्षणिक प्राधिकरण में क्या बताया है कि पाठ्य सामग्री तैयार करने का जिम्मा किसको हम सौंप रहे हैं, बस ये बात हमने पहले देख ली है। ठीक है, प्रमाण पत्र प्रदान करने का काम भी किया है कि प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने के बाद हम एक प्रमाण पत्र देंगे। ये भी कोई नई बात नहीं है, ये सारा का सारा कथन आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा ऑप्शन देखते ही। अध्यापकों के लिए शिकायत, ये थोड़ा ठीक है, ध्यान रखना। अगर अध्यापक शिकायत करता है, भाई मास्टर बच्चों की शिकायत है तो हमने पढ़ ली, आखिर अध्यापक का अगर कोई दर्द है तो वो कहां जाएगा, उसके निवारण के लिए इसमें व्यवस्था की है कि एक दर्द निवारक समिति, मतलब शिक्षा के अंदर एक निवारण समिति बनाई है। इसके पास में कोई भी शिक्षक अपनी समस्या लेके जा सकता है। इसमें कौन है, एक बीडीओ साहब है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ध्यान रखना, बीडीओ उसका अध्यक्ष है। शिक्षा की समस्या का निवारक समिति जो बनाई है, इसका अध्यक्ष कौन होगा, बीडीओ होगा, जिसका शिक्षा से कोई संबंध नहीं है। बीडीओ प्रशासन का, ग्राम सेवक का अधिकारी है, वो मास्टरों का नहीं है, लेकिन वो प्रशासनिक अधिकारी है ना, इसलिए उसको अध्यक्ष रखा है। और इसके अंडर में रखा है बीयू को। अब ये सवाल कैसे गलत करवाते हैं ये लोग, यहां पे गलती की संभावना रहती है कि ब्लॉक स्तरीय शिक्षा निवारण समिति का अध्यक्ष किससे बनाया गया है, बीडीओ को, और सदस्य किसको बनाया गया है, बीयू को। और अतिरिक्त जो बीयू है उसको सदस्य सचिव बनाया गया, अपर ब्लॉक वाला। मतलब एक आजकल सीबीयू और एसीबीयू और 2-3 है, तो अपर वाला जो है उसको सदस्य सचिव बनाया और इसको सदस्य बनाया है। 3 सदस्य होंगे, एक अध्यक्ष होगा और 2 सदस्य हो जाएंगे, टोटल 2 सदस्य और एक अध्यक्ष, मतलब कुल 3 हो जाएंगे। ठीक है, यहां पे ये कोई भी अध्यक्ष, विद्यालय का कोई भी अध्यापक जाएगा और सदस्य सचिव को लिखित में अपनी शिकायत प्रस्तुत कर सकेगा। और अब अध्यापकों की शिकायतों के निवारण के लिए एक जिला स्तरीय शिक्षक निवारण समिति भी होगी। अगर कोई यहां संतुष्ट नहीं होता है तो आपके जिला स्तरीय निवारण समिति में भी आपके वो शिकायत कर सकेगा। ठीक है, तो आप तो ब्लॉक स्तरीय, जिला स्तरीय शिक्षा निवारण समिति का देख लेना। अब जिला स्तरीय का अध्यक्ष कौन होगा, सीओ साहब होंगे। सीओ होता ना, आपको पोस्टिंग वही देगा। जब आपकी नौकरी लगेगी तो आपकी पोस्टिंग कौन होगा, पोस्टिंग लिस्ट सारी वहां से जारी होती है सीओ से। सीओ साहब के हस्ताक्षर होने के बाद फटाफट काउंसलिंग शुरू करते हैं। पचे बे है डीओ साहब, पचे डीओ साहब रे मजो आगड़ो, पचे कहना कई स्कूल देनी है, कोकर देनी है, वो हैंग व्यवस्था डीओ साहब करे। लेकिन मेन सिग्नेचर अगर सीओ साहब जयपुर गयोड़ा है तो थाना के एक दिन बड़े रुको, सीओ साहब ने आन दो, हस्ताक्षर होने दो, बस थानू पोस्टिंग दिया, नहीं तो थानू पोस्टिंग देखो। सीओ आपका मेन एम्प्लॉयर, मतलब आपको नियुक्ता जैसे आप कह सकते हो। अगर जिला स्तर पर, अब जैसे मान लो कि मैं स्कूल की किसी समस्या को लेके ब्लॉक स्तरीय निवारण समस्या के पास जाता हूं और मैं उनकी रिपोर्ट से सहमत नहीं हूं, तो मैं कहां आऊंगा, जिला स्तरीय। और यहां पे अध्यक्ष कौन है, सीओ साहब, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद। ठीक है, फिर इसका सदस्य किसको बनाया गया है, डीओ प्रारंभिक को। ठीक है, डीओ इसका सदस्य है। और अपर जिला, थोड़ा सा इसके ऊपर वाला है, वो है आपके सदस्य
सचिव, ठीक है। और ब्लॉक और जिला स्तरीय आवश्यकता अनुसार 3 माह में कम से कम एक बार बैठक जरूर करेंगे ये लोग। ब्लॉक वाला जिला वाला भेड़ा में एक बैठक कर ली गया, शिक्षा समस्या है कि नहीं है, वो में बढ़िया मस्ती पड़ा, बीजा जूस ठंडो बीजो मंगा हुआ, आराम नाश्तो करे। बाकी शिक्षक और समस्या तो क्या था है, शिक्षक समस्या आ ही नहीं सकती जब शिक्षक आपके हर ऋतु, हर मौसम, हर आपदा में लोहे की तरह खड़ा होता है। वो आदमी कभी समस्याग्रस्त हो ही नहीं सकता, सिर्फ घर में ही होता है वो बाकी वो कहीं पर भी समस्याग्रस्त नहीं है। हाँ घर में तो है, घर में तो के जावे पूरो 8 घंटा घरे आवे, दुखी उड़ो, घरे आए बेहे रामायण शुरू है नहीं होने तो दे हमारी बात होने कौन मैं तो टाबर होने होने मैं आया हूं, हमारी बात रो कोई इम्पोर्टेंस ही कौन। हाँ होना होने होनो की हो तो की करो तो होनो कौन, नहीं तो होने जाओ। अब कह रहे हैं कि सुनो मत, केवल सुनो नहीं, एक्ट करो उसके ऊपर, लड़ाई करो क्या ओके माम लड़ाई वे कौन, मैं आरटी एक्ट में बादुड़ा हूं, मैं टाबर था आपको पाऊं ना मैं तो कह अब इस स्थिति में क्या होगा, एक बैठक होगी 3 महीने में एक बार, जिला और ब्लॉक वालों सारों की, और ये सारी सारी जगह पे होगा। माता पिता की शिकायतें कहां होगी, एसएमसी में। अगर माँ बाप को शिकायत है मास्टर से तो शिकायत कहां करेगा, और अगर एसएमसी से वो संतुष्ट नहीं है तो आपके ज्ञान का उपयोग करके उत्तर बताओ। अगर मां बाप एसएमसी की रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है, चुनाव आयोग बाल संरक्षण आयोग या बीओ, अब इसके जस्ट पीछे उत्तर है अब देखो देखो एक मिनट, एसएमसी में शिकायत कर दी, शिकायत हो गई, अब एसएमसी 3 महीने के अंदर रिपोर्ट दे देगी। अब इससे अगर वो संतुष्ट नहीं हुआ क्या लिखा है कि एसएमसी की कार्यवाही से संतुष्ट नहीं है तो वो कहां जाएगा, बाल संरक्षण आयोग के पास में जाएगा। बीयू साहब तो शिक्षकों का मैटर है भाई, भाई आप मास्टर के खिलाफ शिकायत लेके बीयू के पास जाओगे तो बीयू किसके साथ खड़ा होगा। अब शिकायत यहां पे अभिभावक को है, ये तो वो अंग्रेजों की जज प्रणाली हुई, टैक्स वसूलने वाला अधिकारी ही जज होता था। अब टैक्स वसूलने वाला गांव में टैक्स वसूलने गया और किसान से उसने गलत तरीके से अभद्र व्यवहार किया। अब किसान शिकायत करता था और शिकायत करके जब सामने जाता था तो जज वही होता था। हाँ बोल, तो कहता हमारे साथ अत्याचार क्यों, क्या किया, तो थे ही क्यों तब आपको पता वॉरेन हेस्टिंग्स ने कहा था कलेक्टर का पद अलग करो, जज का पद अलग करो, अलग अलग बनाओ बयान के। अरे एक आदमी अब शिकायत लेके आदमी जाएगा कहां आखिर। अब शिक्षक के खिलाफ अगर आप माता पिता शिकायत लेके बीयू के पास जाता है, बीयू की भर्ती थोड़ी आती है, बीयू डीयू टीचर ही बनते हैं, वो तो उसका ही पक्ष लेगा। तो आप कहां बीयू के पास भेज रहे हो गार्जियन को। अगर गार्जियन थारे में संतुष्ट नहीं है नहीं तो उन कहा कि वो बड़े राज्य बाल संरक्षण आयोग, वो बड़े रास्तो जयपुर शाम 6 बजे बस, ठीक है आप उसको भेज दो। आप उसको बीयू साहब के पास या डीयू साहब के पास मत भेजो, क्योंकि वहां इसकी सुनवाई नहीं होगी, ये याद रखना है ना। बाल अधिकारों का संरक्षण सेम वही आयोग वायोग बना हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये नियम 28 याद रखना आपको, ठीक है। ये बाल संरक्षण आयोग की तो बात हमने पहले कर ली, उसमें कुछ स्पष्ट विशेष कुछ नहीं है। ये सबसे महत्वपूर्ण है, राज्य सलाहकार परिषद का गठन। राज्य सलाहकार परिषद का गठन कौन सी धारा में किया गया, और राष्ट्रीय 33 में राष्ट्रीय सलाहकार, और 34 में सदस्य कितने होंगे, एक अध्यक्ष और 14 सदस्य, कुल मिला के 15 होंगे, एक अध्यक्ष होगा। अब इसने क्या लिखा है, आरटी अधिनियम की धारा 34 के अधीन राज्य सरकार को राय देने के लिए राज्य सरकार के अंदर क्या गठित किया गया है, राज्य सलाहकार परिषद का गठन किया, जिसमें एक अध्यक्ष होगा और 14 सदस्य, मतलब कुल मिला के कितने होंगे, 15 मेंबर्स होंगे, जिसमें से एक हेड होगा और 14 अन्य सदस्य होंगे, ठीक है, 15 जने होंगे। अब देखो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये 15 लोग कौन होंगे, ये यहां कहा गया है, वहां तो नहीं था, वहां तो खाली इतना लिखा था कि 15 लोग होने चाहिए,
कौन होंगे ये राज्य सरकार तय करेगी। अब नियम 28 में तय किया गया कौन होगा। देखो, शिक्षा मंत्री इसका अध्यक्ष होगा। क्या लिखा है, शिक्षा विभाग का प्रभारी मंत्री इसका क्या होगा, अध्यक्ष होगा। अब पीछे 14 और लेने हैं। 14 कौन आएंगे, कम से कम 3 व्यक्ति ऐसे होंगे जो SC ST और आपके अल्पसंख्यक हो। 4 हो गए। अब आगे देखिए, कम से कम एक सदस्य ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास विशेष आवश्यकता वाले बालक जो है, दिव्यांग वगैरह, इनको पढ़ाने की क्षमता वो हो, डीफ डम उनको। एक सदस्य ऐसा होगा जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में विशेषता प्राप्त ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों में से हो। पूर्व प्राथमिक शिक्षा मतलब ECC की जानकारी रखता हो, जो प्राइमरी से पहले बच्चों को पढ़ाने की काबिलियत रखता हो। एक आदमी ऐसा होना चाहिए अंदर। कम से कम एक सदस्य ऐसे व्यक्तियों में से होगा जिसके पास अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में विशेषता प्राप्त हो। एमएड या हो, एमएड होता है ना, मास्टर ऑफ एजुकेशन, अध्यापक शिक्षा। आप क्या करके आए हो, BSTC, ये भी अध्यापक शिक्षा है। बीएड अध्यापक शिक्षा, एमएड अध्यापक शिक्षा, PhD इन एजुकेशन अध्यापक शिक्षा। एक आदमी ऐसा चाहिए जिसके पास में अध्यापकों को शिक्षित करने का हुनर हो। और इसके अलावा परिषद के कुछ पदेन सदस्य भी होंगे। पदेन सदस्य का मतलब समझते हो, पद सदस्य होता है, मैंने बताया था आपको, ये सबसे पहले बताया था। प्रारंभिक SCERT का जो निदेशक है, ये पहला तो ये प्रारंभिक शिक्षा का सचिव इसका सदस्य हो जाता है। RSCERT का डायरेक्टर इसका सदस्य सचिव हो जाएगा, अपने आप सचिव क्या पदेन सदस्य हो जाएगा। इसके अलावा देखिए और कौन कौन होंगे, प्रारंभिक शिक्षा का डायरेक्टर अपने आप इसका सदस्य हो जाएगा। और राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष भी इसका अपने आप ही सदस्य हो जाएगा। ऐसे करके कुल 14 सदस्य हो जाएंगे प्लस एक अध्यक्ष। तो अब 15 लोगों के आप याद रखना। इसमें कैसे सवाल आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सलाहकार परिषद का सदस्य होगा या नहीं होगा, या पदेन सदस्य होगा या नहीं होगा। एक्ट आपके सामने है, घर जाके इसको लिख लेना। समझ में आई बात की नहीं आई भाई, क्या क्या लिखना है मैं वापस एक बार बता देता हूं भाई। अध्यक्ष कौन होगा, मंत्री होगा। 3 सदस्य SC ST अल्पसंख्यक के होंगे। एक आदमी विशिष्ट शिक्षा वाला होगा, जो आपके विशेष एजुकेशन आती है ना, आपके स्पेशल एजुकेशन, उसका होगा। एक व्यक्ति ऐसा होगा जो ECC को पढ़ाने का नॉलेज रखता हो। एक आदमी ऐसा भी होगा जो आपके टीचर एजुकेशन के बारे में जानकारी रखता हो। इसके अलावा पदेन सदस्य होंगे। पदेन सदस्य में से एक आपके प्रारंभिक शिक्षा का सेक्रेटरी आ जाएगा, डायरेक्टर SCERT का डायरेक्टर इसमें आ जाएगा। इसके साथ साथ आपके डायरेक्टर आ जाएगा प्राइमरी एजुकेशन का, ये सारे IAS पोस्ट है सारी। और एक अध्यक्ष आ जाएगा राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का, ठीक है। और इसके अलावा राज्य परियोजना निदेशक जो है सर्व शिक्षा अभियान वाला, वो भी इसमें साथ में आ जाएगा। और इसमें 1/3 महिलाएं होनी जरूरी है। और लास्ट बात, 2 बैठकों के बीच में 3 महीने से ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। 3 माह का अधिकतम अंतर हो सकता है, मतलब प्रत्येक 3 महीने में एक बैठक इनको लेनी पड़ेगी। तो ये पूरी एक्ट में मैंने आपको कहा ना, एक आपको SMC याद करनी है, एक SMC की कार्यकारिणी समिति, 2 एक विद्यालय विकास योजना, 3 और ये राज्य सलाहकार परिषद के सदस्य। ये 4 चीजें आपके सबसे महत्वपूर्ण है इस पूरे एक्ट के अंदर। इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। ये 4 तो आप घर जाके आज नोट करके टिप्पणियां डाल देना, समझाई हुई है। और एक्ट देख देख के बढ़िया तरीके से लिख लेना। आगे देखिए क्या लिखा है इसने, 29 में कुछ नहीं है, बस शंकाओं का निर्वाचन है, निर्वचन इसे बोल सकते हो। अगर कोई शंका समाधान हो, कोई डाउट है कि किसी क्षेत्र में, जैसे मान लो अभी भाषा की बात आई कि भाषा में 1 मास्टर लेना कि 3 मास्टर लेने हैं, ऐसा कोई डाउट होगा तो अब नया आर्टिकल जुड़ गया है 39 नंबर। किससे पूछेंगे, केंद्र सरकार से पूछेंगे। केंद्र सरकार इस भाषा को वो क्लियर करेगा। बस 29 नियम ही है इसमें। अब मैं एक बार फिर बता रहा हूं आपको कौन कौन से नियम याद रखने हैं, ठीक है। 28वां नियम आपको बढ़िया तरीके से याद रख लेना है। हाँ, 28वां नियम और इसके प्रावधान दोनों याद रखने। मोटिवेट करना टाइम के थे, हमारा कोर्स पूरा कराना है तो मोटिवेशन लगी है। अच्छा क्या मोटिवेशन करो, परीक्षा आयोडी जनवरी में तो माते एक ही जगह था आयोडी है। हाँ हाँ, सांस आराम से आता है।
धन्यवाद। ये 2 बजे क्लास होती है, मैं 2 बजे आपकी क्लास होती, लगभग आप घर से 12:30-1 बजे तक रवाना हो जाते होंगे, ताकि इस कुर्सी भी मिल जाओ टाइम माथे। 10 बजे थे पाछा घरे पूगो, 10-10:30 बजे। પછી જો જેડી વે કડી હડી જો ખાટી રાબડીયું બના કરે જોડો જોડો ખાए પછી ઉ જगह બેવડા सेल्फ स्टडी गई आगी से यहाँ पढ़ते हो पछे मार से पढ़ी जाएगा बस यहाँ रेडी होंगे आवे ओ वाली के फिर सुबह आराम से 8-7-8-6-7-1 बजे उठते हो, घर थोड़ा बहुत काम वाम करवा के और हनुमान बीजू करे रही को के मान लो कोचिंग का टाइम ओवर हो गए। ऐसी स्थिति होती है। ये थोड़ा दिन चलेगा। देखो यूँ है कि इतने 9 सब्जेक्ट है आपके कोर्स में, 10 सब्जेक्ट है, इसको हैंडल करना इतना आसान कार्य नहीं होता। आप लास्ट में देखना 40% के चक्कर में पोस्टें खाली गई ना कंप्यूटर निदेशक में, कुछ पेपर ठीक आ गया तो ये हाल होंगे, आधे तो गाइडों में मरेंगे। मैं आपको एक बात और बताना चाह रहा था, कुछ गाइड मार्केट में आई, कुछ बच्चों के ऑनलाइन के मैसेज आए थे मेरे पास कि गाइडों ने पहला पार्ट लिखा है राजस्थान की शिक्षा संरचना, वो आपको नहीं पढ़नी है क्योंकि वो आपके कोर्स में नहीं है। उसमें राजस्थान की शिक्षा का स्ट्रक्चर किसी भी दृष्टिकोण से कोर्स में नहीं है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष है नहीं। फालतू माथा पुड़िया करोगे कोई मतलब वाली बात नहीं है। हर गाइड ने पहला पार्ट वही लिखा है। क्यों लिखा है उसका मैं कारण बताता हूं। इसलिए लिखा है कि फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में पहला पार्ट वही है, राजस्थान की शैक्षिक संरचना। हम की वो किताब सेम ही निकाली इन्होंने, अब उस पार्ट को डिलीट क्यों करें, डाल दो। और इस तरह से आगे भविष्य में भी सिलेबस चेंज होगा ना तो किताब में कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा। और इसलिए गाइड में क्या 5-7 चीजें वो अपने पेज बढ़ाने के चक्कर में फालतू उलूल जुलूल लिख लेते हैं, उससे बचना, बस मैं यही कह रहा हूं। फिर भी तारे मैं न खटक के ना हूं तो पढ़ी ज्ञानी बनी तो बने पढ़ ले, क्योंकि चीजों का अंत नहीं है। अब आप देख लो योजनाएं हमने 25-27 लिखी है शायद एजुकेशन संबंधित, केंद्र सरकार के पास में लगभग 60 योजनाएं हैं, कितनी पढ़ोगे आप। बट हमें एक सीमा में रहना पड़ता है कि यहाँ ये चर्चा में रही है या ये सबसे महत्वपूर्ण है वो पढ़ते हैं हम। ऐसे सारी योजनाएं पढ़ने लग गए ना तो आप, मैं कह रहा हूं 6 महीने में योजनाएं भी नहीं कर पाए। तो थोड़ा सा समझदार बनना पड़ता है, सारी चीजें आप कभी याद नहीं कर पाओगे। मैं कह रहा हूं इतनी एनर्जी यहां लगाए ना, इससे अच्छा किसी सब्जेक्ट पे लगाएंगे तो 2 नंबर बढ़ जाएंगे। इन योजनाओं में समय लगाओगे लास्ट में याद वैसी नहीं रहेगी। इससे अच्छा है कि जो कम रिमिटेड लिखा है उसको याद कर लोगे ना तो 1 नंबर यहां बढ़ जाएगा, कंफ्यूजन में नहीं होगा। क्योंकि भाई देखो 40 योजनाएं पढ़ो, उससे अच्छा है 20 बढ़िया तैयार कर लो, तो कम से कम उन 20 योजना 40 के चक्कर में घास कटेगी पूरी। 20 ढंग से पढ़ ली ना तो भी मोटे मोटा पूरा पेपर हो जाता है। तो थोड़ा सा उस हिसाब से बनना। और मैं ये कह सकता हूं आपको कि आप विश्वास के साथ पढ़ते जाओ, फालतू गाइडों के चक्कर में पढ़ना मत। मैं तो इतना ही कहूँगा आपको, क्योंकि गाइड वाला अपने पेज बढ़ाने के चक्कर में कुछ भी लिख लेता है। और आप देखना 200-200 300-300 पेज की गाइड आएगी शैक्षिक परिदृश्य की, जिसका कोई सेंस नहीं है। ठीक है, तो बस बच के रहना। एक तो 28 नंबर आर्टिकल नियम याद रख लेना। ठीक है, 28 के बाद में आप ये 24 नंबर याद कर लेना। ठीक है, अध्यापकों के ये कमेटियां बनाई हुई है ना ये दोनों। 24 के बाद में आप हाँ ये फिर बस ये 4-5 3-4-5 ये 5 धाराएं बढ़िया याद कर लेना। 3-4-5 24 और 28। ठीक है, 3 में एसएमसी, 4 में कार्यकारिणी, 5 में एसडीपी, 24 में शिकायत निवारण और 28 में आपके, बस इतना कर लेना। ये 500 धाराएं लिख लेना।